हाय, गुड मॉर्निंग। मैं के डी गुप्ता, आपका दोस्त। आज इस वीडियो में हम लोकमान्य तिलक के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। लोकमान्य तिलक जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव की ईंट साबित हुए और जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया, उनके विचारों को समझने के लिए सबसे पहले हम उनके बैकग्राउंड को देखने की कोशिश करते हैं। तिलक का जन्म रत्नागिरी जिले में 1856 को हुआ था और 1877 में उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की पुणे में डेक्कन कॉलेज से, और यह डिग्री विद मैथमेटिक्स फर्स्ट क्लास पास हुई हो। फिर 1879 में उन्होंने एलएलबी किया। एलएलबी करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहना चाहिए और वह एक शिक्षक बन गए। शिक्षक बनने के साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि भारतीय शिक्षा के साथ न्याय नहीं हो पा रहा था। अंग्रेजी स्कूलों में विद्यार्थियों को, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स को, नीचा दिखाया जा रहा था और भारतीय संस्कृति की सही व्याख्या नहीं की जा रही थी, उसे मिस इंटरप्रेट किया जा रहा था। तो तिलक ने एक स्कूल की स्थापना की विष्णु शास्त्री चिपलुंकर की मदद से, जिसमें ये कहा कि हम इसमें भारतीय सभ्यता संस्कृति को सही स्पिरिट में पढ़ाएंगे, लेकिन स्कूल इंग्लिश मीडियम ही था और उसमें वो चलता भी रहा। 1884 में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और 1885 में उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की और खुद उसी फर्ग्यूसन कॉलेज में टीचर नियुक्त हो गए और 1890 तक वह शिक्षा से जुड़े रहे। लेकिन उन्होंने देखा कि इस विधा से वह देश के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत उपयोगी सेवा नहीं दे पा रहे हैं, देश में जो चीज़ें हैं जैसे हैं उनमें कोई बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। तो उन्होंने 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। इसके पहले 1881 में उन्होंने 2 अखबार प्रकाशित किए, मराठा और केसरी, क्रमशः इंग्लिश और मराठी में। इन अखबारों का उद्देश्य यह था कि वह देश की दुर्दशा का कारण जो अंग्रेज हैं और उनकी नीतियां हैं उसको जनता तक ले जाएं और साथ साथ ये भी बताएं कि भारतीय इतिहास और संस्कृति इतनी समृद्ध है कि अगर उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए तो देश निश्चित रूप से अपने पुराने गौरव, सोने की चिड़िया को फिर से प्राप्त कर सकता है। तो वो अपने इस काम में चलते रहे और उन्होंने दोनों अखबार में भारतीय संस्कृति की महत्ता को उजागर करते रहे, लोग उनसे जुड़ते गए, उनके प्रभाव में आते गए। लेकिन अब तिलक को सबसे बड़ी दिक्कत थी कि यह जो फीलिंग लोगों की तिलक के प्रति बेहतर होती जा रही है वह किस तरह से यकीनन में ट्रांसलेट हो, वास्तविकता में स्थान पाए। तो इसके लिए तिलक क्या करते हैं कि 1893 में गणेश उत्सव, गणेश पूजा महाराष्ट्र में शुरू कराते हैं और 1895 में शिवाजी उत्सव शुरू कराते हैं। अब देखिए, ऐसा करने के पीछे ये है कि वह मानते हैं कि भारतीय जनता भारतीय इतिहास और संस्कृति की चीज़ों से आगे आने वाली घटनाओं को या वस्तु स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकती है। तिलक पढ़े लिखे आदमी थे और 1894 तक फ्रांस में क्रांति हो चुकी थी, स्वतंत्रता, समानता आदि के नारे लग चुके थे। हालांकि वह जिस सुशासन की बात करते हैं, जिस स्वतंत्रता की बात करते हैं, वह वास्तव में वही है, उसके मूल्य वही है, लेकिन वह उसको भारतीय संस्कृति के माध्यम से पाने की कोशिश करते हैं, लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने के पीछे उनकी अपनी फीलिंग, अपनी सोच, अपनी समझ रही होगी, क्योंकि वह एक ब्राह्मण परिवार से हैं। उनके पिताजी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं और वह शुरू से ही संस्कृत को पढ़े लिखे समझे और भारतीय ग्रंथों में उनकी विशेष रुचि और विशेष आस्था भी रही। साथ ही साथ उनके पितामह लोग पेशवा के दरबार में नौकरी करते थे और वे शिवाजी को एक आदर्श के रूप में मानते थे और इस रूप में भी मानते थे कि उन्होंने हिंदू पुनरुत्थान का कार्य किया। इसलिए उन्होंने शिवाजी फेस्टिवल जब शुरू किया तो उनका ये मानना था कि मुंबई में लोग उससे जुड़ेंगे और जुड़े भी लोग। तो यह फेस्टिवल काफ़ी सफल रहा, शिवाजी फेस्टिवल जो मुंबई में उन्होंने शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 1896-97 में मुंबई में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा और 97 में एक ब्यूबोनिक प्लेग नामक बीमारी आई। तो अब तिलक जी को अब तक स्पष्ट हो गया था कि उनका एकमात्र
लक्ष्य जो है वो स्वतंत्रता प्राप्त करना है। उन्होंने कई बार कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो जब प्लेग आता है तो प्लेग कमिश्नर रैंड नियुक्त किए जाते हैं। रैंड भारतीयों के साथ बड़ा भेदभाव और गलत व्यवहार करते हैं। वो आगे बताते हैं कि 800 लोगों की नियुक्ति रैंड ने की। वो 800 लोग ऐसे थे जिनको ये अधिकार दे दिया गया था कि वो भारतीय घरों में घुस करके जांच कर सकते हैं, और इस तरह से लोगों की जो निजता थी उसका हनन हुआ। और इसके साथ साथ अंग्रेज अधिकारी भारतीयों को नंगे करके भी जांच करते थे, क्योंकि वो माना जाता है कि प्लेग एक इन्फेक्शस डिजीज़ है और ये लोग कहीं इन्फेक्शन फैलाने में मददगार तो नहीं हैं। इससे अधिक जलालत की बातें हुई कि महिलाओं को भी न्यूट किया गया। तब महाराष्ट्र के लोगों ने इसका विरोध किया और एक विद्रोह का जन्म हुआ। इस विद्रोह ने आकर के रैंड और एमहर्स्ट को गोली मार दी। जब इन लोगों को गोली मार दी गई तो पुलिस तो गोली मारने वाले लोगों को, चापेकर ब्रदर्स को पता नहीं लगा पाई। हालांकि कुछ दिन के बाद गोली मारने के आरोप में नाटू ब्रदर्स को फांसी दे दी गई और ये बाद में पता चला कि गोली चापेकर ब्रदर्स ने मारी थी। लेकिन तिलक के साथ जो हुआ कि इनकी राइटिंग्स को आधार माना गया कि केसरी में इनके लिखे गए लेखों से जो ये भावना पैदा हुई और देशद्रोह का आरोप लगाया गया, उसके लिए तिलक जी को 18 महीने की कैद होती है। हालांकि इन्होंने बहुत अच्छा वकील दीन सडावर को किया हुआ था, लेकिन वह भी उन्हें बचा नहीं पाए। फिर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े रहते हैं, लेकिन 1905 के आते आते एक विवाद वहाँ भी पैदा होता है, नरम दल गरम दल। अब नरम दल के लोग मानते हैं कि हिंसा होनी ही नहीं चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। उनके जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सूत्र हैं 3 P's, प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, तो वो प्रेयर में ज़्यादा विश्वास करते हैं। और तिलक जी को लगता है कि यह बातें ठीक नहीं हैं, जहाँ आवश्यक हो वहाँ हिंसा भी होनी चाहिए, बिना हिंसा के भी काम नहीं चलता है। इसके लिए उन्होंने भगवद गीता के श्री कृष्ण भगवान को कई बार कोट किया है। तो 1907 आते आते नरम दल और गरम दल 2 भागों में बढ़ जाता है। तो तिलक अलग विधा में चले जाते हैं और वह अपने स्वतंत्रता के आंदोलन को चलाए रखते हैं। 1908 आते आते फिर एक दुर्घटना घटती है। एक मजिस्ट्रेट हैं किंग्सफोर्ड, जो मुजफ्फरनगर के मजिस्ट्रेट हैं, और उनकी जो स्थिति है वो ये है कि वह रिवोल्यूशनिस्ट को, जो आंदोलनकारी हैं, उन पे बहुत तल्ख कमेंट करते हैं और उन्हें मैक्सिमम सजाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा देने के लिए सज़ा देते हैं। और इस तरह से वह आंदोलनकारियों की निगाह में आ गए हैं। और अंत में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ये निर्धारित करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि इनको रास्ते से हटा देना चाहिए। और 30 अप्रैल 1908 को वह एक बम फेंकते हैं मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के ऊपर, लेकिन ये बम उनके ऊपर ना गिरकर 2 महिलाओं के ऊपर गिरते हैं। 2 महिलाएं जो श्वेत हैं मारी जाती हैं और फिर पुलिस इनको पकड़ती है। खुदीराम बोस को हैंग कर दिया जाता है, उनको फांसी दी जाती है, लेकिन प्रफुल्ल चाकी तो आत्महत्या कर लेते हैं। इसी समय तिलक ने केसरी में एक लेख लिखा भारत दुर्दशा नाम से, कि जिसमें उन्होंने इन रिवोल्यूशनिस्ट का बचाव किया और बचाव करने के साथ साथ ये भी कहा कि अंग्रेज़ों को तुरंत भारत को स्वराज दे देना चाहिए और चले जाना चाहिए। इससे उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अब ये जो मुकदमा चलाया गया इसमें उनके वकील हैं मोहम्मद अली जिन्ना, और उनका जज जो है दीन सडावर, वो वही हैं जो उनके पिछले केस के वकील थे। जिन्ना ने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन वो किसी भी तरह से सफल नहीं हो पाए। और जज ने अपने जजमेंट में लिखा कि इनके लेख देशद्रोह से भरे हुए हैं, वह हिंसा का प्रचार करते हैं, हत्याओं का अनुमोदन करते हैं, आप बम का ऐसा स्वागत करते हैं कि जैसे कोई बहुत अच्छी चीज़ आने वाली हो। और इस तरह की पत्रकारिता तो देश के लिए एक अभिशाप है। उन्होंने 6 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट देश से बाहर दिया। मंडले जेल में तिलक को भेज दिया गया और वह 6 साल की अपनी सज़ा काटने के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने गीता पर
एक कमेंट लिखा, एक भाष्य लिखा जिसे गीता रहस्य कहा जाता है। यह पुस्तक काफ़ी पॉपुलर हुई और इसके बिकने से तिलक की आर्थिक स्थिति थोड़ा सा सुधर गई। और इसके साथ साथ 1915-16 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए थे। 16 में उनके ऊपर फिर देशद्रोह का मुकदमा चलता है उनकी राइटिंग्स को लेकर के। 16 में जब देशद्रोह का मुकदमा चलता है तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना इनके वकील हैं और जस्टिस दीनसा डी डावर जज हैं। इस बार क्या होता है कि वह जिन्ना के तर्कों से सहमत हो जाते हैं और तिलक जी जेल जाने से बच जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि तिलक का पूरा जीवन देश के लोगों को एकत्रित करने में, क्लासेस और मासेस को जोड़ने में और स्वतंत्रता को प्राप्त करने में, इसी काम के लिए समर्पित है। ये कभी भी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं करना चाहते। महात्मा गांधी ने कहा कि पूर्णतः अहिंसक आंदोलन चलना चाहिए। तिलक ने कहा नहीं, ऐसा नहीं संभव है और वह महात्मा गांधी के साथ भी नहीं चल पाते हैं। और एक आयरनी ही है कि 1 अगस्त 1920 को जब महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन चलाया, उसी दिन तिलक की मृत्यु हो जाती है। तिलक के ऊपर एक आक्षेप ये भी लगता है कि वह हिंदू पुनरुत्थानवादी हैं। हालांकि ऐसा उन्होंने अपने किसी भी लेख में, किसी भी लेख या किसी भी भाषण में नहीं कहा कि वह हिंदू पुनरुत्थान की स्थापना करना चाहते हैं। हाँ, उन्होंने जो किया कि अपने इंस्पिरेशन, अपने सोर्स ऑफ द फैक्ट्स वह वेदों, पुराणों या धार्मिक ग्रंथों से खोजा। इससे उनको हिंदू पुनरुत्थानवादी कहना उचित नहीं है। एक दूसरी बात, उस समय सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे, रानाडे उसके चैम्पियन थे। लेकिन तिलक जी जो है वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में भी भाग नहीं लेते हैं, उसमें भी साथ नहीं देते हैं और स्पेशली महिलाओं को लेकर के उनके कुछ अलग किस्म के विचार हैं। हम देखते हैं कि जब 1890 में जो है एज ऑफ कॉन्सेंट बिल आता है तो तिलक उसका बहुत पुरजोर विरोध करते हैं। एज ऑफ कॉन्सेंट बिल वो है जिसमें कहा गया था कि लड़कियों की उम्र शादी के लिए 10 साल से बढ़ा करके 12 साल कर दी जानी चाहिए। तिलक ने विरोध किया और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना, इसलिए नहीं कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों को भारतीय परंपराओं में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वह भले भारत के लिए अच्छे विचार हों, लेकिन इन्हें अंग्रेज़ों को नहीं लाना है। और फिर इसी तरह से आगे चल कर के वो कहते हैं कि स्कूल में जो लड़कियों का टाइम 11 बजे से 4 बजे तक है, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि लड़कियों को इससे घर के काम ना कर पाने की प्रॉब्लम होती है। वह चाहते थे कि लड़कियों को शाम को 3 घंटे पढ़ाया जाए, अलग से पढ़ाया जाए। और इसी तरह से एक कुछ समय एक घटना घटी कि एक पारसी महिला रकमाबाई ने लीगली डाइवोर्स लिया अपने पति से, बीका जी से, जो कि काफ़ी निरंकुश थे। तो तिलक कहते हैं कि अगर रकमाबाई अपने पति के साथ जाकर नहीं रहती हैं तो उन्हें रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जाना चाहिए। इसका उन्होंने मराठा अखबार में इस तरह के व्यूज लिखे। तो जो लड़कियों और औरतों को लेकर के उनके विचार थे, उनकी बड़ी आलोचना की गई। तिलक से पूछा गया कि भाई आप सामाजिक सुधार आंदोलनों के इतने विरोधी क्यों हैं? उन्होंने कहा कि हमें सामाजिक सुधार आंदोलनों से हम विरोधी नहीं हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सबसे पहले भारत को स्वराज मिलना चाहिए। बिना स्वराज के सामाजिक सुधार आंदोलन या आधुनिक बातों का अंगीकरण, ये दोनों व्यर्थ की बातें हैं और हम ये नहीं चाहते कि हम अपनी लड़ाई को छोड़कर एक दूसरी लड़ाई में शामिल हों जो समाज सुधार की है। इसलिए पहले सबसे प्रमुख लड़ाई हमारी यही है कि हमें स्वाधीनता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तिलक का पूरा संघर्ष स्वतंत्रता को लेकर के है और इसीलिए जो है वह भारतीय अशांति के जनक माने जाते हैं, जैसा कि वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। और उसके साथ साथ अनेक और विद्वान हैं जो मानते हैं कि तिलक देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किए। उनमें से एक थियोडोरियल
ने अपनी एक बुक द लिगेसी ऑफ लोकमान्य द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ बाल गंगाधर तिलक में कहा कि कुछ ही देश इतने सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें लोकमान्य तिलक जैसे राजनीतिज्ञ और देशभक्त मिलते हैं। हम उनकी बात से पूरा इत्तेफाक रखते हैं और तिलक को मानते हैं कि उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। इस तरह से ये तिलक के विचार थे। आई होप अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।